हेलो एवरीवन, आई एम आदर्श सिंह फ्रॉम आरएमएल एनयू लखनऊ। हम लोग लॉ ऑफ टॉट की सीरीज को आगे आज बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि नेग्लिजेंस क्या होता है। ठीक है, हमारे विधिक वर्ष पे लॉ ऑफ टॉट की कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो उसी के आज वे फॉरवर्ड में हम लोग नेग्लिजेंस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन क्या है नेग्लिजेंस की, विनफील्ड क्या कहते हैं। तो विनफील्ड कहते हैं कि नेग्लिजेंस इज अ टॉट, इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। सब लोग जो नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान देती जाइए। तो नेग्लिजेंस क्या है? नेग्लिजेंस इज अ टॉट, इज द ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। ठीक है, ड्यूटी टू टेक केयर which results in damages, ठीक है, undesired by the defendant to the plaintiff। अब हम लोग क्या करेंगे इस डेफिनेशन से, जो हमारे बच्चे हैं वो निकाल चुके हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नेग्लिजेंस क्या है, ब्रीच है किसका, लीगल ड्यूटी टू टेक केयर का, जिससे क्या होता है, डैमेजेस होते हैं। अब इसके जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। तो नेग्लिजेंस इज बेसिकली लैक ऑफ केयर ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की तरफ से नेग्लिजेंस क्या है, उसकी ड्यूटी का सही से पालन ना करना, फॉलो ना करना। ठीक है, तो ओमिशन टू परफॉर्म समथिंग ड्यू टू विच, या तो ड्यूटी कर नहीं करना, या अगर ड्यूटी है तो उसको फॉलो ना करना या परफॉर्म ना करना। ठीक है, अब नेग्लिजेंस दोनों तरीके की हो सकती है, सिविल भी हो सकती है और नेग्लिजेंस क्रिमिनल भी हो सकती है। अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो हम आपको अभी बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए डिफरेंस क्या है सिविल में और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। तो सेक्शन 304 ए ऑफ आईपीसी, 304 ए धारा आईपीसी की कहती है कि डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक है, इसमें एक केस आया था जैकब मैथ्यू का। जैकब मैथ्यू के केस में क्लियर हो गया था कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे एक नॉर्मल नेग्लिजेंस दैट इज सिविल नेग्लिजेंस में और क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। तो देखिए इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि पहली चीजें जो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, मैं मेजर चीजें इसमें से बता देता हूँ। फॉर एन एक्ट टू बी क्रिमिनल नेग्लिजेंस, अगर कोई भी एक्ट को क्रिमिनल नेग्लिजेंस होना है तो उसको क्या करना होगा, उसको कहना होगा कि उसकी जो डिग्री है, उसकी जो नेचर है वो हायर है। समझ रहे हैं आप? तो नेग्लिजेंस इन विच नाइदर द ग्रोस नॉर द हायर डिग्री, वो सिविल है। सिविल में डिग्री नॉर्मल हायर नहीं होती है, बट क्रिमिनल में डिग्री क्या होती है, ग्रॉस नेग्लिजेंस क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, ऑल्सो इफ इक्विटल इन क्रिमिनल केस इट डज नॉट मीन दैट द एक्ट वाजंट देयर। अगर इक्विटल हो भी जाता है क्रिमिनल में तो ये नहीं मतलब होता है कि एक्ट नहीं हुआ, इट सिंपली मींस दैट थ्रेशोल्ड वाज नॉट इनफ फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस। अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन क्रिमिनल नेग्लिजेंस में चल रहा है उसका केस और वो एक्विट हो जाता है क्योंकि डिग्री हायर नहीं थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि केस वो एक्ट हुआ ही नहीं नेग्लिजेंस का। लेकिन अगर उसकी डिग्री हायर नहीं थी और क्रिमिनल से वो छूट गया है तो वो सिविल में ट्राई होगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, और क्रिमिनल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ आपकी प्रूव है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वो हायर होता है क्रिमिनल में, जबकि सिविल में वो नॉर्मल होता है, मतलब एज कंपेयर टू क्रिमिनल उतना नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना विनफील्ड की, आप सबको याद होगा। तो अब तीन हमने एसेंशियल्स देखने हैं। क्या क्या एसेंशियल्स है? पहला एसेंशियल है नेग्लिजेंस का, ड्यूटी टू टेक केयर बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की ड्यूटी ऑफ केयर थी। दूसरी कंडीशन हमें देखनी है ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी। अब उसकी जो ड्यूटी थी उसका ब्रीच होना, और अगर ब्रीच हो गया तो डैमेजेस हुए कि नहीं हुए। अगर ये तीनों चीजें फुलफिल होती हैं तब हम कहते हैं कि ये नेग्लिजेंस का केस है। पहला आपकी ड्यूटी होना, दूसरी उस ड्यूटी का ब्रीच होना, तीसरा उस ड्यूटी के ब्रीच होने की वजह से डैमेज होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड प्लेंटिफ। डिपेंडेंट की ड्यूटी ऑफ केयर प्लेंटिफ की तरह थी, इसका हम देखते हैं। इट मींस अ लीगल ड्यूटी। अब मेजर चीज याद रखने वाली ये है कि हम यहाँ ड्यूटी ऑफ केयर में ड्यूटी किसकी बात कर रहे हैं, लीगल ड्यूटी। मान लीजिए अगर आप देख रहे हैं कोई नदी में डूब रहा है ना, आप उसको बचाते नहीं है, तो वो आप पे केस नहीं कर सकता है। कारण, क्योंकि उसकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बचाए या ना बचाए। उसकी ये मोरल हो सकती है, सोशल ड्यूटी हो सकती है, बट कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। बट अगर वहीं से पुलिस निकल रही है, कांस्टेबल निकल रहा है, इसकी बेसिक लीगल ड्यूटी क्या है, टू हेल्प द जनरल पब्लिक, और अगर वो डूब रहा है कोई पर्सन तो उसकी बेसिक लीगल ड्यूटी है उसको सेव करना, तो वहां उसकी लीगल ड्यूटी मानी जाएगी। अब हम आपको एक इलस्ट्रेशन देंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करना है इसका नाम क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा
क्लैट प्रिपरेशन के टाइम पे, पैसेजेस सॉल्व करते टाइम पे, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है किस चीज का इलस्ट्रेशन है। मैं बाद में इसका नाम बताऊंगा ये किस कौन सा केस है, बट टिल देन आप लोगों को बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए एक पर्सन होता है, जिंजर बियर बॉटल खरीदता है, उसके अंदर स्नेल मिलती है, सू करता है क्योंकि स्नेल मिलने की वजह से उसने जो पानी पिया, वो बॉटल पी थी बियर की, उसकी वजह से उसको मेडिकल इश्यूज हुए थे, ठीक है। तो अब बताइए, अब आप बताइए कौन सा केस है, जिंजर बियर बॉटल केस नाम से फेमस है, आपको केस का नाम बताना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, हाउस ऑफ लॉर्ड ने हेल्ड किया था कि मैन्युफैक्चरर लाइबल है। अब इसका आप रीजन समझिए क्यों लाइबल माना गया था। मैन्युफैक्चरर ने बॉटल बेची दुकानदार को, दुकानदार ने बेची कस्टमर को, कोर्ट ने किसको हेड लाइबल किया, मैनेजर को। कारण क्या था, लॉर्ड एटकिन ने बोला था कि मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट विच ही सेल्स इन सच अ फॉर्म, मतलब अगर मैन्युफैक्चर कोई भी सामान बेचता है और उसका सामान सीधा फैक्ट्री से निकल के सीधा कंज्यूमर तक पहुंच रहा है बिना किसी बीच के अल्टरेशन के, तो मैन्युफैक्चरर लाइबल माना जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। किसका नाम बता दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसमें है कि इसका नाम है डॉगनर वर्सेस स्टीफशन, ठीक है। आगे चलते हैं। और भी केस देखते हैं, जैसे ड्यूटी डिपेंड अपॉन द रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी। ड्यूटी केस पहले हमने क्या देखा ड्यूटी में, कि लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। दूसरा हम क्या देख रहे हैं ड्यूटी में, कि रीजनेबल फोर्सिबिलिटी इंजरी की होनी चाहिए, ठीक है। इफ एट टाइम of act or omission the defendant could not reasonably foresee injury to the plaintiff, he owns duty of towards plaintiff and failure to do so made him liable। केस देखिए, ग्लासको कॉर्पोरेशन वर्सेस मोएत। द मैनेजर अलाउड 3 से 40% स्टक इन अ रेन टू यूज देयर प्रेमिस फॉर अ टाइम बीइंग। Two of these people want tea. While making tea in the corridor, they slipped and tea fell on the children and lady. They brought a case against the manager to the corporation। अब बताइए, बारिश हो रही थी, किसी ने कहा कि चलो भैया आप हमारे यहाँ सहारा ले लीजिए, चाय मांगी, चाय दे दी, स्लिप हो गए, चाय की वजह से लेडी और एक बच्चे के ऊपर चाय गिर गई, मैनेजर को सू करा गया, ठीक है। द कोर्ट अलाउड द डिफेंडेंस एंड नो कंपेंसेशन वाज पेड। कारण भैया फोर्सिबिलिटी ही नहीं थी ना कि आपका पैर भी फिसल जाएगा, फिर चाय दूसरे के ऊपर गिर जाएगी। आप भी लोग खुद सोचिए इसमें कितनी फोर्सिबिलिटी है ना। चलिए, डॉक्टर एम गोंडवा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्या होता है, कंप्लेनेंट अपने 5 बच्चों के साथ जाता है एलिफेंट राइड पे, एलिफेंट रश की वजह से या डर की वजह से एकदम दौड़ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग गिर जाते हैं, कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट को चोट आ जाती है। चोट आ जाती है तो ये कंप्लेनेंट जाता है कोर्ट में कि भैया हमें चाहिए 9,90,000 का कंपेंसेशन, कि हमें चोट आ गई है, ठीक है। उसने बोला कि इनकी ड्यूटी ऑफ केयर थी, एलिफेंट वालों की, ब्रीच हुआ, मुझे डैमेज हुआ, इंजरी हुई, अब मुझे चाहिए कंपनसेशन। कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने देखा कि जो फीमेल एलिफेंट थी जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, वो 13 साल से सेम यही काम कर रही थी कि फेस्टिवल में राइट्स देना, है ना, फिल्म शूटिंग में जाना, रिलीजियस फंक्शन में जाना, ऑनरिंग वीआईपीज हो रहा था इसी से। तो ये कोई फोर्सिबिलिटी नहीं थी कि इसी इंसिडेंट पे ये ऐसा करेगी, ठीक है। तो कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया था। चलिए, अब हम देखते हैं और केसेस बहुत ज्यादा हैं, आप सारे केसेस का नाम और उसके बाद में उसमें जो एक लाइन में फैक्ट और जजमेंट, एस और नो, और रीजन अगर है तो रीजन डाल दीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज है ये। अब देखिए, रूरल इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीपी। इसमें क्या होता है, ओवरलोडेड बस होती है। आप लोगों ने अगर गांव गए होंगे कभी, आपने रूरल इंडिया जो प्रॉपर हो वो देखा हो, तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग क्या है ना कि बस के ऊपर भी ट्रेवल कर लेते हैं। तो यही हुआ, ओवर क्राउडेड बस थी, कंडक्टर और ड्राइवर ने अलाउ कर दिया कि आप बस के ऊपर चले जाइए। अब बस के ऊपर गया जो पर्सन, जब बस चली तो पेड़ से टकराया, ऊपर वाला गिरा और मौत हो गई। उसकी मम्मी, उसकी मदर थी जो, उन्होंने डिसीज पर्सन के लिए क्लेम किया, केस किया नेग्लिजेंस का, कि ये ड्राइवर और कंडक्टर की गलती है। तो कोर्ट ने कहा ये ड्राइवर और कंडक्टर की ही गलती है, क्योंकि दे अलाउड, है ना, क्योंकि ड्यूटी थी केयर करने की, उन्होंने नहीं की, इसलिए वो लाइबल हुए थे। नेक्स्ट केस देखिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभानबती। ये बहुत फेमस केस है, एक क्लॉक टावर केस नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि दिल्ली में एक क्लॉक टावर होता है, ठीक है। उसमें ये 30 से 40 साल पुराना होता है। एक आदमी खड़ा होता है जो 80 साल पुराना होता है, मतलब बूढ़ा होता है, उसके ऊपर वो क्लॉक टावर टूट के गिर जाता है। तो कोर्ट कहता है कि भैया देखिए, आपने 30-40 साल पुराना ये क्लॉक टावर लगा के रखा है ना, आप इसका कोई मरम्मत करवा रहे हैं ना मेंटेनेंस कर रहे हैं, और गिर गया तो लाइबल है, क्योंकि ये दिल्ली कॉर्पोरेशन का काम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसका रिपेयर कराने का, सही रखने का। नेक्स्ट केस है फेडन वर्सेस हार्लोड कोर्ट रिविंगटन।
इसमें क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने पार्क करी हिज कार ऑन द रोड साइड ऑफ अ मार्केट प्लेस। ये आपने केस बहुत जगह पढ़ा होगा कि एक आदमी ने अपनी कार पार्क करी, उसके अंदर डॉग था, डॉग ने जंप मारी क्योंकि वॉज फीलिंग बैड, जो भी कंडीशन रही हो, तो उसने कांच तोड़ा गाड़ी का कांच तोड़ के बाहर निकल आया, ठीक है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो गई कांच लगने की वजह से। तो कोर्ट हेल्ड दिस वाज अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी। आप कोई कुत्ता बंद करके जा रहा है तो बहुत रिमोट है कि वो गाड़ी का कांच तोड़ के बाहर निकलेगा और इंजरी कॉज होगी, इसलिए डिफेंडेंट को लाइबल इसमें नहीं माना गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफेंडेंट मेड अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, उसकी ब्रीच लीगल ड्यूटी थी, उसने ब्रीच किया। तो अब लॉ किन 3 पॉइंट को कंसीडर करता है डिटरमाइन करने के लिए कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या थी, समझ रहे हैं आप लोग? तो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी अटेन्ड, उस ऑब्जेक्ट को अटेन करने की कितनी जरूरत थी। दूसरा, अगर उसको नहीं किया तो उसकी रिस्क क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क। तीसरा, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विसेज आर ऑफर्ड। समझ रहे हैं? अब आप 2 रुपए की टॉफी लेने जाएंगे और सोचेंगे कि आपको गिफ्ट रैक में पैक करके दे, तो वही कंडीशन है तीसरे वाले में, ठीक है। चलिए, एक और चीज देखिए, अब जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट टू बी अटेंड, अब आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको नॉर्मल वायरल फीवर है, वहीं एक इमरजेंसी केस आता है जिसको हाथ पैर में बहुत चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ है। तो अब इसमें देखा जाएगा कि इंपॉर्टेंस किस ऑब्जेक्ट की थी अटेंड करने की, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क किस में ज्यादा था, समझ रहे हैं? ठीक है, यही है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अटेंड। इसमें क्या है कि लॉ डज नॉट रिक्वायर ग्रेटर पॉसिबल केयर, बट द केयर रिक्वायर्ड इज दैट रीजनेबल मैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कैसे? अगर सारी ट्रेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि वो 5 माइल्स पर आवर चलेंगी, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट बहुत कम होंगे, मतलब ना के समान एक्सीडेंट होंगे। बट इससे क्या होगा, नेशनल लाइफ बहुत स्लो हो जाएगी, ट्रेन का जो पर्पज है वो सॉल्व ही नहीं होगा, कौन ट्रेवल करना चाहेगा इतनी स्लो स्पीड के साथ, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट टू बी अटेंड देखा जाता है कि क्या अटेंड करना है फाइनली। केस देखिए, लाइट मैरे वर्सेस एईसी लिमिटेड, इसमें क्या होता है, रेन स्टॉर्म हुआ, ऑयल लीक हो गया, फैक्ट्री स्लिपरी हो गई, फैक्ट्री के मालिक ने बहुत अच्छा काम किया, बंद कर दिया, सॉ डस्ट डाल दी, उसमें डस्ट डाल दी ताकि वो स्लिपरीनेस हट जाए। 4,000 लोग वर्क करते थे फैक्ट्री में, ठीक है। क्या हुआ कि अब फैक्ट्री फिर से चालू करी गई, लेकिन कुछ जगह कुछ पार्ट, नॉर्मल सा पार्ट छूट गया क्योंकि सॉडस्ट की उसको सप्लाई नहीं मिली, इसकी वजह से एक पर्सन इंजर हो गया, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला ओवरऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस वर टेकन क्लोजिंग द फैक्ट्री फॉर सम डेज, आल्सो स्प्रेडिंग द डस्ट, मोरओवर द रिस्क ऑफ बीइंग स्लिपरी वाज नॉट दैट ऑफ अ ग्रेटर रिस्क। समझ रहे हैं? चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क देखते हैं हम। तो डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब किसको कितनी, किसी के लिए हो सकता है वो एक सिचुएशन नेग्लिजेंट एक्ट हो, किसी के लिए हो सकता है वो नॉर्मल हो जाए, समझ रहे हैं? केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस देखिए कि माइनर बॉय होता है, 3 फीट ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही होती है, और उसको क्या होना चाहिए था, उसको 15 होना चाहिए, मतलब इंटू 5 होना चाहिए था, बट था कितना, 3। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रोलेट हो जाता है, मतलब उसको झटका लग जाता है बिजली का, इंजरीज आ जाती है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइबल होगा, उसकी ड्यूटी थी कि उसको 15 तक रखे। समझ रहे हैं? चलिए, अगला केस देखते हैं, सागर चंद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। 7 से 11 साल के बच्चे पास हो रहे होते हैं पैडी फील्ड से, लाइन पड़ी होती है इलेक्ट्रिसिटी की जिसपे रिपेयर का काम हो रहा होता है, तो लाइनमैन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं नेग्लिजेंटली, ठीक है। अब बच्चे इसी से कांटेक्ट में आ जाते हैं और मर जाते हैं लाइट के झटके की वजह से, समझ रहे हैं? तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लाइबल किया जाएगा, ऑब्वियसली किया जाएगा, क्योंकि लाइंसमैन और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ड्यूटी थी, अगर उस पर अंडर रिपेयर है फिर भी उसको इस तरीके से या उसको ढक के रखना या कुछ और कंडीशन ऐसी चेंज करना जिसकी वजह से किसी और पर्सन को दिक्कत ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए, नेक्स्ट केस है द स्टेट ऑफ एमएलपी वर्सेस आशा देवी। इसमें क्या होता है, पुलिस की गाड़ी जा रही होती है, एक्सीडेंट हो जाता है, 5 कांस्टेबल की डेथ हो जाती है, कारण स्पीड चल रहे थे 30 किलोमीटर पे, इवन दो इट वाज अ हाईवे, लेकिन रोड कैसा था, जिगजैग था, नैरो था और क्राउडेड था। तो 30 अभी तो है नहीं कि आप क्राउडेड में अभी वही स्पीड से चलेंगे जो आप नॉर्मल खाली रोड पे चलते हैं। तो इसलिए द साइड ऑफ द ड्राइवर देयर वाज नो स्पेस टू चेंज द गियर सो एज टू स्टॉप द व्हीकल, इसलिए कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वो नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। हाँ, पैसा, चलिए, तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर विच सर्विस आर ऑफर्ड, द हायर द अमाउंट पेड मोर केयर इज रिक्वायर्ड। आप 5 रुपए की टॉफी लेंगे, कहेंगे भैया से गिफ्ट रैप में पैक कर दीजिएगा, नहीं करेगा। अगर आप ज्यादा का कुछ सामान खरीदेंगे तब आपको उस हिसाब से सर्विसेज ऑफर्ड की जाती हैं, ठीक है। केस देखिए, इन कॉलास मिटल वर्चेट वर्स स्टेट ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, क्या हुआ था, प्लेंटे वाज स्टेइंग इन अ दिल्ली होटल,
he went for a swim, but due to the structure being very big, he suffered injury and went to the coma, after which he died. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया आपकी 5 स्टार होटल थी, आपने ज्यादा पैसा चार्ज किया था, आपने ज्यादा पैसा चार्ज किया था, तो आपकी ज्यादा ड्यूटी भी बनती है केयर करने की, इसलिए आप लाइबल होंगे। सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि ड्यूटी थी, कौन सी ड्यूटी थी, लीगल ड्यूटी थी। अब हमने ब्रीच किया उस ड्यूटी का, ब्रीच किया तो इंजरी हुई, इंजरी हुई तो डैमेजेस हुए। ठीक है, तो ड्यूटी मस्ट कॉज डैम, अब क्या है, प्लेंटिव हैज टू शो, प्लेंटिव को दिखाना पड़ेगा कि जो डैमेज हुआ है वो रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं था, वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस था। जैसे कि हमने वो केस देखा है, कार में से डॉग का जंप करना, तो क्या था, रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस था। वो उसकी उसने मैनेजर ने बुलाया, चाय स्लिप हुई, पैर स्लिप हुआ, चाय गिरी, 2 3 लोग पे इंजर हुआ, लेडीज एंड चिल्ड्रन, वो क्या था, रिमोट कॉन्सिक्वेंसेस था। तो प्लेंटिफ को दिखाना होगा कि रिमोट नहीं था, डायरेक्ट था, तब आप जाके डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे। थैंक यू।